हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग अब क्लास 12 11th का अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसका जो चैप्टर है, जो आपकी यूनिट है एकक थर्ड, तीसरी यूनिट यहाँ पे है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। बहुत सारी बुक्स में आपको पीरियोडिक टेबल के नाम से दिया होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के नाम से दिया होगा, तो बहुत रेफरेंस बुक वगैरह में आप देखेंगे तो पहले की जो बुक चलती थी 11th में उस तरह से यहाँ पे क्या है, आपकी एनसीईआरटी का यही टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या कहा है, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे ग्लेन टी सीबर्ग साहब ने क्या कहा है इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पूरे की पूरी आपकी केमिस्ट्री को लिंक कर देता है। कहते हैं नहीं, एक छोटा सा डोज है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के लिए। यहीं से आप केमिस्ट्री को सीखने की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एलिमेंट के बारे में आपको पता चलता है, एलिमेंट से फिर क्या उसके एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता चलता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बारे में नॉलेज होता है, तो जिससे धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। हम या जो छोटा सा बच्चा है अब वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट कर रहा है बच्चों। तो आप लोग अभी जब क्लास 11th में आए थे, फर्स्ट चैप्टर सेकंड छोटे से बच्चे थे, अब धीरे धीरे यहाँ से आप आगे चीज़ों को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे समझना चालू कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में इन्होंने क्या कहा था, ग्लेन टी सीबर्ग साहब ने, कि आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर जो केमिस्ट्री है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है। पर डे जो भी स्टूडेंट हैं उनसे इस आवर्त सारणी से पर डे सहायता मिलती है। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिससे हर चैप्टर में आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है। कोई भी चैप्टर आप केमिस्ट्री का उठा के देख लीजिए, ये इस चैप्टर से आपको लिंक कर देगा, कनेक्ट कर देगा हर तरह से। चाहे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें, जो भी टॉपिक देखना हो वो इस चैप्टर कनेक्ट कर देगा। तो वही कह रहे हैं, प्रतिदिन विद्यार्थियों को इससे क्या मिलती है, सहायता मिलती है। खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है। बच्चों जो यहाँ पे खोज कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर हैं, उनको एक नई डायरेक्शन मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। क्या है कि खोजकर्ताओं को एक नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप से संपूर्ण जो केमिस्ट्री है, संपूर्ण रसायन शास्त्र है, उसका संक्षिप्त वर्णन भी मिलता है। उसका बेसिक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया जाता है यहाँ से। यह इस बात का एक अत्यंत अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं। बच्चों जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, ये अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एलिमेंट जो हैं वो अव्यवस्थित रूप से हैं। इसमें आपको सारे एलिमेंट, जितने भी आपको अभी तक के एलिमेंट ज्ञात हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक टेबल के फॉर्म में, एक अरेंजमेंट की तरह आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। क्या बताया जाएगा, क्या कह रहे हैं कि जो भी रासायनिक तत्व हैं अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे कणों से कैसे मिलके बनी है, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। जो भी साइंटिस्ट या जो भी स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये दुनिया, कहते हैं ना कि मैटर, अभी तक हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनका खुद का मास होता है और वो स्थान घेरे। तो वही कह रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। ये ग्लेन टी सीबर्ग साहब ने ये इतनी बातें यहाँ पे बताई कि ये कैसे है। इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में हम कैसे बात करेंगे। चलते हैं हम इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की
आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ज़रूरत क्या थी कि इन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को वर्गीकरण की, जो भी एलिमेंट्स थे इनको वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत हमें जानते ही हैं कि बहुत सारी अगर चीज़ें बिखरी हैं तो उनको याद करना बच्चों बहुत कठिन होता है। जैसे अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास छोटे से बीकर में या छोटे से बर्तन में बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके रखी हुई हैं। तो जो चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं जैसे कंकड़ पत्थर दाल गेहूं चावल जो भी एक साथ मिक्स करके रखी हुई हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हैं? नहीं। जब भी वहाँ से हमें कुछ चीज़ें बनाना है तो हम इन सब चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, एक व्यवस्थित तरीके से निकाल के रखना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि तत्वों की आवश्यकता क्यों, हमें खाना बनाना है तो सारी चीज़ों को पता लगा चावल दाल ये सारी चीज़ें क्या हैं एक साथ मिक्स करके रखी हुई हैं। अब हमें दाल चावल अलग अलग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर खिचड़ी बनानी है तहरी बनानी तो बन जाएगी, लेकिन हमें चावल दाल अलग अलग करना पड़ेगा। तो वो उनको व्यवस्थित तरीके से हमें निकाल के रखना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है। अब तक बच्चों बेसिक चीज़ों में हम ये जान चुके हैं कि जो भी है किसी तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल, अब ध्यान से सुनिएगा, सन 1800 में 1800 ईस्वी तक कितने तत्व हमें ज्ञात थे? 31 एलिमेंट, केवल 31 तत्व ही हमें पता थे, तत्व ज्ञात थे। 1800 ईस्वी तक सिर्फ 31 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। सन 1865 से तक कितने हो गए? अब बच्चों अगर हम बात करें तो सन 1865 तक, 1800 तक कितने तत्व ज्ञात थे हमें? 31। 1865 तक कितने तत्व हमें मिल गए? 65 एलिमेंट हमने ज्ञात कर लिए। ये इससे बढ़ के 65 एलिमेंट हो गए। 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे, 1865 जाते जाते कितने तत्व हमें मिल गए, कितने एलिमेंट हम लोगों ने खोज लिए एक्स्ट्रा। तो हम लोगों ने क्या किया, इतने नए तत्व खोजे। ये भी ज्ञात किया जा सकता है कि सॉरी यहाँ पे 63 तत्व है। 1800 में यहाँ पे हमें जो तत्व ज्ञात थे वो 63 एलिमेंट। अब बच्चों 63 को हमने 31 से माइनस किया तो 1800 से 1865 के बीच में कितने तत्व हमें मिले, कितने तत्वों को हमने ज्ञात किया? हमें 22 तत्व के आसपास हमने 32 तत्वों को लगभग हमने ज्ञात किया था। तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। अब इस समय बच्चों प्रेजेंट टाइम में हम ये जानते हैं कि ये लगभग 2000 के आसपास से रिलेटेड बात करें, 2000 के आसपास, तो 2000 के आसपास हमें कितने तत्व ज्ञात हो गए? 114 तत्व हमें मिल गए थे। 114 तत्व हमें ज्ञात हो गए। वही कह रहे हैं कि 114 तत्वों के बारे में पता। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। जो बच्चों अभी रिसेंटली यहाँ पे तत्व खोजे गए हैं वो सब आर्टिफिशियली हैं, जो कि लैब में आदमी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा वो बनाए हुए हैं, इसीलिए ये मानव निर्मित तत्व कहलाए। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम संरचना के प्रयास जारी हैं बच्चों। अभी भी ये प्रयास जारी है कि हम नए एलिमेंट कैसे बना लें जो ह्यूमन के द्वारा या कृत्रिम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जा सके। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत ही कठिन है। कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में अध्ययन कर पाना असंख्य यौगिक, अब लगभग 114 तत्व हो गए, एलिमेंट हो गए। इन 114 एलिमेंट से हजारों लाखों इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया। अब क्या है कि विज्ञान तो जानते ही हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो उसी विज्ञान की एक शाखा ये भी है बच्चों, जिसको हम रसायन विज्ञान के नाम से, केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण करके अध्ययन को संगठित, सुसंगठित किया गया और आसान बनाया गया। इसको बहुत ही इजी वे में दिखाया गया या बताया गया।
इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्व से संबंधित रासायनिक तथ्यों तथा का अध्ययन तर्क संगत रूप से करें तो कर ही सकेंगे। भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। जो फ्यूचर में बच्चों तत्व खोजे जाने वाले हैं उनके भी बारे में हमें यहाँ से हेल्प मिल सकती है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं आवर्त सारणी की उपयोग क्या है, आवर्त सारणी के कैसे हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी हिस्टोरिकल जो इसकी हिस्ट्री है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आवर्त सारणी की हिस्ट्री क्या है, आवर्त सारणी का क्या उपयोग रहा है, आवर्त सारणी को हम कैसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी की यहाँ पे उपयोगिता क्या देखते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई वो जान लेते हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में जाने, किस साइंटिस्ट ने कब कौन से तत्व और कैसे कैसे, जैसे किसी की उत्पत्ति होती है तो ह्यूमन की जब उत्पत्ति होती है तो पहले कौन कौन से मानव बने, ह्यूमन की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई बच्चों। अगर हम बायो में देखें तो आदमी की उत्पत्ति क्या हुआ, सबसे पहले तो अर्थ डेवलप होना, पृथ्वी की उत्पत्ति देखी जाती है। पृथ्वी कहा यह जाता है कि सबसे पहले क्या था, आग का दहकता हुआ गोला था जो आके ठहर गया था यहाँ पे। तो आग का वो दहकता हुआ गोला बच्चों धीरे धीरे हजारों लाखों साल पहले धीरे धीरे ठंडा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जल यहाँ पे स्टार्ट हुआ या पानी की उत्पत्ति हुई। पानी की उत्पत्ति अगर फर्स्ट जो बूंद थी बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो जल की पहली बूंद जब धरती पे गिरी होगी तो वो किस इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप बात करिए कि जो तवा होता है जिस पे रोटी बनाई जाती है उस पर एक बूंद पानी डाल के, जो गर्म तवा है उस पर एक बूंद पानी डाल के देखिए तो क्या होता है। अगर वो एक बूंद आपकी पानी की तवे पर पड़ती है तो क्या होता है, तुरंत वेपोराइज होता है, वो छन करके निकल लेता है। तो उसी तरह से जब पहली बूंद वाटर की इस अर्थ पे पड़ी होगी तो उसकी क्या हाल होगी। तो उसके बाद धीरे धीरे वाटर आया, वाटर से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग जीव जंतु बनते बनते ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ बच्चों। ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बायो में ये सारी चीज़ें। उसी तरह से आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, आवर्त सारणी में ढेर सारे, उस समय तो 31 तत्व या 63 तत्व जो भी ज्ञात थे, अगर हम बात करें तो उन तत्वों की उत्पत्ति या उन तत्वों के बारे में, उनको कलेक्शन कैसे हम एक साथ उनको टेबल में कलेक्ट करें या उनके प्रॉपर्टी के बारे में एक साथ नॉलेज कैसे गेन करें, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, तत्वों का वर्गीकरण समूहों में, जो तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक द्वारा उनके अवलोकनों एवं प्रयोगों का परिणाम है। बट साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण समूह में ग्रुप वाइज देखा, आवर्तिता नियम के आधार पर आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक ने अपने अवलोकन से, अपने प्रयास के द्वारा इसको सफल बनाया। तो बात करते हैं कौन कौन, सर्वप्रथम कौन कौन से साइंटिस्ट थे। सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ जान डोबेराइनर ने सन 1800 के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बच्चों वो जान डोबेराइनर ने 1800 के प्रारंभिक दशक में, 1800 के मतलब 1800 की स्टार्टिंग में, प्रारंभिक दशक में उन्होंने ये बताया कि तत्वों के गुणधर्म में जो निश्चित प्रवृत्ति होती है वो उनके बारे में उन्होंने सन 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूहों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। तो क्या है बात बच्चों कि सन 1829 में इन्होंने 3 समूहों का एक जोड़ा बनाया, ट्रायड जिसको बोलते हैं। पता लगा ये 3 गोले एक जैसे हैं तो इनको अलग कर लिया, ये 3 स्क्वायर एक जैसे हैं ये अलग कर लिया, ठीक है। इनको क्या किया, ये 3 ट्रायंगल एक जैसे हैं इनको अलग कर लिया, ये 3 ट्रायंगल एक जैसे हैं तो इनको अलग कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने देखा, क्या किया कि ये 3 का जोड़ा बनाना स्टार्ट किए। अब ये जो गोले होंगे या ये जो होंगे इनके गुणधर्मों में अपनी समानता होगी, जो स्क्वायर वाले हैं इनके गुणधर्म में अपनी समानता होगी कि नहीं होगी। जो ये ट्रायंगल वाले हैं इस तरह के ट्रायंगल, इनके गुणों में और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो भी हैं उनमें समानता होगी, क्या डिफरेंसेस हैं ये बात पता किया। तो इस तरह से करके इन्होंने डोबेराइनर साहब ने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या,
कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या तत्वों को एक ग्रुप में डिवाइड करना स्टार्ट किया, जिसको बाद में और ढेर सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने प्रयास से इसको सफल बनाया। तो यहाँ पे देखते हैं सन 1829 में समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 समूहों, जिसको त्रिक ट्रायड के नाम से 1829 में क्या बने बच्चों, 1829 में आपको बनाया गया ट्रायड, ट्रायड बने। अब इस ट्रायड का त्रिक, जिसको बोलते हैं त्रिक बने, त्रिक 1829 में त्रिक की तरफ ध्यान आकर्षित करा। उन्होंने यह भी पाया, अब ध्यान से देखिए, उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होता है। अब बच्चों ये 3 तरह के एलिमेंट थे, जैसे एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा बी लिया और तीसरा सी लिया। अब 3 एलिमेंट इन्होंने लिए अलग अलग परमाणु भार के, परमाणु भार इन्होंने अलग अलग लिया। तो जो अलग अलग परमाणु भार लिया बच्चों, उनमें क्या था कि तीनों के जो परमाणु भार थे वो क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, तीनों के परमाणु भार अलग अलग थे। तो उनमें ये देखा कि जो पहले वाला था, मान लेते हैं ये क्या है, इसका परमाणु भार 7 है। अगर हम इमेजिन करें तो इसका परमाणु भार अगर हम 7 माने और इसका 39, तो क्या है कि तीनों का जो परमाणु भार होगा, जो 2 होंगे, तीसरे वाला उसके औसत के बराबर होगा। कैसे, 39 + 7 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आना चाहिए, 9 7 16, 3 1 4, 46/2, ये आना चाहिए बच्चों 2 23। तो इसके बीच वाले का परमाणु भार 23 आना चाहिए। तो इन्होंने 23 यहाँ पे बता दिया, बीच वाले परमाणु भार को 23 बताया। तो कहने का मतलब जो बीच वाला परमाणु था, या ट्रायड सिस्टम में जो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट थे, उनका जो परमाणु भार था, बीच वाले उसके औसत थे। पहला और लास्ट वाला जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या औसत आएगा। तो वही कह रहे हैं, उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक ट्रायड में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर था। इसका परमाणु भार लिया, इसका परमाणु भार लिया, इन दोनों के औसत के बराबर ये बीच वाला आएगा। 23 क्या है, दोनों का C और A का औसत है। जो B वाला आ रहा है बच्चों, वो क्या है, C + A का क्या है, औसत। औसत का मतलब 2 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि बीच वाला जो भी एलिमेंट दिया होगा, उसका जो परमाणु भार होगा B = C + A / 2। यानी कि अगर B आपका बीच वाला एलिमेंट है तो वो क्या होगा, C और A का परमाणु भार उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो उसका औसत आ जाएगा। इसी तरह सारणी में 3.1 सारणी में आपको ये दिया गया है कि साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म दोनों शेष होने के तत्वों के गुणधर्म मध्य पाए गए। अब देखते हैं बच्चों, चार्ट देख लेते हैं, चार्ट के बारे में कैसे बताए गए। जैसे इमेजिन करिए आपके सामने तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिए हुए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 का इन्होंने ग्रुप बनाना, तो ये भी 3 ग्रुप हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसमें ये क्या है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। मान लेते हैं ABC का हमने जो फॉर्मूला दिया है उसमें क्या है, B = क्या कहा है, C + A / 2, B = C + A / 2। तो यहाँ पे क्या है, B का जो परमाणु भार है, जो C का परमाणु भार है वो 39 प्लस A का परमाणु भार 7, इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो B का कितना आएगा, B का आएगा 23 आ गया। ठीक है, B का 23 आता है, आ गया। A का क्या है, 7 है, इसका 23 है। फिर इसी तरह से दूसरा जो ट्रायड इन्होंने बनाया वो इस तरह का ट्रायड था। इसमें क्या है कि ये A है, ये C है, इन दोनों को प्लस करो, 137 137 + 40। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 137 और 40 इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 7 4 ये हो जाएगा 7, 4 3 7 और 1 177/2।
2 8 16, 1 17, 2 8 16, तो कितना आ गया बच्चों 88। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार कितना आएगा 88। एग्जैक्टली समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखते हैं। तो ये वाला तत्व क्या है, बी वाला तत्व है, बीच वाला तत्व है। 80 आना चाहिए, 35.5 और 127 को मल्टीप्लाई कर 35.5 प्लस 127, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.5, 7 5 12, 2 3 2 5, 7 5 12, 3 2 5, 1 6 और 162.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 8 16, 2 1 के 2, 2 1 के 2, मतलब 80 के आसपास आया। तो ये लगभग परमाणु भार इसका इन्हीं की रेंज में आया गया। तो ये एक दूसरे के ट्रायड, इन्होंने इस तरह से ट्रायड बना के आगे इन्होंने देखा। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सारे जो एलिमेंट्स थे इस ग्रुप में फिट बैठते चले जाएं। तो क्या हुआ, आगे देखते हैं कि डोबेराइनर का ट्रिक ट्रायड का नियम कुछ ही तत्वों के लिए क्या था बच्चों, सही पाया गया। तो डोबेराइनर का ट्रायड नियम कुछ ही तत्वों के लिए, ट्रिक नियम जो था वो कुछ तत्वों के लिए सही पाया गया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए सही पाया गया, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सही पाया गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। इसीलिए इसे महज एक संयोग समझकर, ऐसा नहीं है कि इसको लोगों ने क्या समझा, अरे एक इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड किया होगा, उसमें ये बात आ गई होगी तो बता दिया होगा। तो लोगों ने क्या कहा, महज एक संयोग समझकर इस पर विचार छोड़ दिया। इसके पश्चात दूसरे जो साइंटिस्ट आए बच्चों, वो थे फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री। जो फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEB डी कैंडरटोइस, AEB डी कैंडरटोइस, ये भी बच्चों बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब ये भी क्या किए कि ये तो साहब किनारे हो गए, जो डोबेराइनर साहब थे वो साइड में हो गए कि नहीं नहीं, आपका ट्रायड नियम जो है वो लोगों को समझ में नहीं आया, आपने एक महज संयोग बस आके 3-3 का जोड़ा बना दिया, जो कहा कि आपने इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट के साथ फिट नहीं बैठ रही है, तो आप बस कृपया साइड में हो जाइए। तो वो बेचारे किनारे हो गए। अब बात करते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट आए AEB डी कैंडरटोइस, उन्होंने क्या किया, 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, अब बच्चों धीरे धीरे इसकी हिस्ट्री आगे चल रही है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पता लगा छोटा से बड़ा, इस तरह से परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया, व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। ये बच्चों ध्यान रखना कि तत्वों की इन्होंने क्या कैसी सारणी बनाई थी, वृत्ताकार सारणी बनाई थी, जिसमें तत्व के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया था। इन्होंने ये बताया था कि जो भी तत्व हैं वो अपनी एलिमेंट के साथ पुनरावृत्ति करते हैं, आवर्ती तत्वों के साथ ये पुनरावृत्ति में रहते हैं। यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका क्योंकि अंग्रेज रसायनक बच्चों, इन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये क्या थे, सारणी लोगों को पता है कि ये टेबल के फॉर्म में जो भी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थी, इन्होंने वृत्ताकार पद इस तरह से बना दिया और उनके गुणधर्मों में कुछ सिमिलरिटी बता दी। सारे गुणधर्मों को ये भी नहीं बता पाए, इसलिए ये भी ज़्यादा दिन तक ध्यान केंद्रित नहीं कर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। सन 1865 में एक रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड साहब 1865 में अष्टक नियम का उन्होंने ज्ञान दिया। एक अष्टक नियम बताया, क्या था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव उनके नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर न्यूलैंड, यहां पे अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, वही जो AED कैंडरटोइस साहब ने किया था कि परमाणु को बढ़ते हुए एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करना, उन्होंने भी वही काम किया कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन
उनका क्या था कि वो एक सर्कुलर टेबल के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में विकसित किए, वृत्ताकार सारणी बनाई थी। लेकिन उन्होंने उनके तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। ऑक्टेव लॉ बच्चों, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15, इस तरह से अगर हम इनको विभाजित करें तो ध्यान से देखिए कि पहले तत्व से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो तत्व था वो पहले के बिल्कुल समान, 8वां तत्व पहले के बिल्कुल समान। इसी तरह से दूसरा तत्व 9वें के बिल्कुल समान, तीसरा तत्व 10वें के बिल्कुल समान, चौथा तत्व 11वें के बिल्कुल समान था। इनके प्रॉपर्टी में समानता थी, इनके गुणों में समानता थी। तो बच्चों ये समानता आई कैसे? इसी को तो क्या बोले, लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि हर 8वां तत्व किसी भी टेबल का या इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग हर 8वां तत्व जो है वो अपने से पहले वाले तत्व से समानता दिखाता है। हर 8वां तत्व, अगर ये वाला ले लें तो इसका 8वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे अगर इसका 8वां ले लें 5वें का तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बच्चों ये आपस में समानता दिखाते हैं। हर 8वां तत्व अपने से पहले वाले तत्व के साथ वो क्या दिखाता है, समानता दिखाते हैं। तो एवरी 8 एलिमेंट, वहाँ पे यही कह रहे हैं कि व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। 8वें किसी भी तत्व से प्रारंभ करके, ध्यान रखिएगा, किसी एक एलिमेंट से, पहले से नहीं, किसी भी तत्व से प्रारंभ करके 8वें तत्व का जो गुण थे वो पहले के बराबर थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसा 8वें संगीत स्वर। 8 म्यूजिकल नोट्स बच्चों, सा रे गा मा प ध नी सा, याद होगा आपको, सा रे गा मा प ध नी सा। तो ये 8 म्यूजिकल संगीत के 8 स्वर होते हैं जिसको हम म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। तो सा रे गा मा प ध नी सा में टोटल 8 स्वर हैं। वो एक के साथ, पहले के साथ उसमें क्या होता है कि सा रे गा मा प ध नी सा, फिर से सा आ जाता है। तो उसी तरह से पहला जो इसका एलिमेंट था वो 8वें के साथ क्या सिमिलरिटी बताते हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको साफ साफ नजर आएगा बच्चों, क्या है, प्रथम जो 8 म्यूजिकल नोट्स का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों का सही प्रतीत हुआ। ये भी बच्चों फेल हो गए। क्या था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों के लिए फिट बैठ रहा था। न्यूलैंड का जो कैसे, जैसे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से करते करते अगर हम बात करें तो कैल्शियम तक के तत्व के लिए फिट बैठ रहा था। अगर इनमें हम तत्व देखें तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन तक बच्चों, फ्लोरीन के बाद इसका 8वां तत्व क्या था, सोडियम, सोडियम, ये सोडियम, उसके बाद मैग्नेल, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन उसके बाद क्या थे, यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस आ गए, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद बच्चों यहाँ पे पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहीं तक के तत्वों के लिए ये फिट बैठ रहा, वही कह रहे हैं कैल्शियम तक के तत्व। अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो हर 8th एलिमेंट, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो इसका 8वां एलिमेंट क्या होगा बच्चों, ये इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका 8वां एलिमेंट होगा। ये दोनों आपस में सिमिलरिटी शो कर दें। अगर हम फ्लोरीन से स्टार्ट करें तो फ्लोरीन का 8वां एलिमेंट क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन का साथ 1
2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां एलिमेंट क्लोरीन होगा। तो ये क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, बोरान और एल्युमिनियम आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। इसी तरह से हर 8th एलिमेंट अपने के पहले वाले एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता था। ये किसने बताया था? न्यूलैंड साहब। लेकिन इनका भी नियम क्या हो गया? लास्ट में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये कैल्शियम तक के तत्वों के लिए सही प्रतीत हुआ। उसके बाद क्या था? क्योंकि इन्होंने बच्चों क्या किया था, ग्रुप को या जो भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को रखना स्टार्ट किया था। जबकि ऐसा सही नहीं था। परमाणु एलिमेंट का परमाणु भार बहुत तेजी से बढ़ता है। शुरू में तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद बच्चों यहाँ तक तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं, हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो ये भी याद रखिएगा बच्चों, उस समय जब ये बात कर रहे थे उस टाइम इनको व्यापक जो भी मान्यता नहीं मिली, लेकिन बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा इन्हें 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत किया गया, उनके कामों को मान्यता दी गई। और ये न्यूलैंड के अष्टक नियम हैं, जो ये टेबल दी हुई है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब सातवें के बाद ये 8वां आएगा, तो ये 8 एलिमेंट, ये 8वां हुआ। तो हर 8th एलिमेंट जो पहले से 8वें एलिमेंट के साथ, तो इसके इन सब में सिमिलरिटी थी, इस ग्रुप में आपस में सिमिलरिटी थी, इन ग्रुप में आपस में सिमिलरिटी थी, इस तरह से सब। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो इनके एटॉमिक वेट कितने? लिथियम का 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर इसके बाद 16, फिर 19। तो ये एटॉमिक भार के बढ़ते हुए क्रम में 7, 9, 11, 12, 14, 16 और 19। फिर 19 के बाद क्या? 23, 24, 27, 29, 31, 32 एंड 35.5। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इसके बाद जो ऑर्डर बना बच्चों, वो बहुत तेजी के साथ इनका ऑर्डर कैल्शियम तक ही ये बता पाए थे। इसके बाद इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये तो था बच्चों इनके साइंटिस्ट से जो भी थे, कैंडेटोइस थे, न्यूलैंड साहब थे, और डोबेराइनर से लेके न्यूलैंड तक के बीच में जो वेरिएशंस हुए वो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से लॉ इन्होंने दिए थे, किस नियम से इनका जाना गया है, किस नियम से इनको बताया गया। अब इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के एक तरह से जनक हैं, आत्मा हैं, सोल मेंबर हैं, वो हैं क्या? मेंडलीफ। मेंडलीफ साहब की पीरियोडिक टेबल हम आगे बात करेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप इनसे पहले की हिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट, वैसे तो ये हिस्टोरिकल व्यू है, आपको याद ही करना, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट नज़र आता है तो आप हमारे ई आचार्य वेबसाइट के डाउट सेक्शन में जाके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपको बच्चों। थैंक यू वेरी मच।